नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरवी अकेडमी फॉर सिविल सर्विस में। आज हम लोग पेपर 2 का जो ई गवर्नेंस पोर्शन है, ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको। ई गवर्नेंस अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं और संभावनाएं, ये हो गया। ये पेपर 2 में है। साथ ही साथ यही सेम चीज आपका पेपर 5 में है, यूपी स्पेशल में। उसमें सिर्फ ई गवर्नेंस का नाम से है, ठीक है। तो जब से यूपी स्पेशल का जो पेपर 5 और 6 जुड़ा है, उससे कुछ फायदे भी हैं। फायदे ये है कि बहुत सारी चीजें ओवरलैप कर रही हैं। आपको बस कुछ कुछ चीजों का ध्यान रख करके इधर से उधर मिक्स करना है, और इससे काफी बेनिफिट मिलेगा। तो आज हम लोग देखते हैं ई गवर्नेंस को देखते हैं। और ई गवर्नेंस है क्या, बेसिकली आप ऐसे ही समझ लो। पहले मैं समझाता हूँ थोड़ा सा कि जैसे परंपरागत टाइम पे क्या होता था कि पूरी प्रक्रिया जो है वो पेपर वर्क पे होती थी। तो अब परंपरागत से आधुनिक की ओर बढ़ गए हैं, पेपर से पेपरलेस की ओर बढ़ गए हैं, पेपरलेस की ओर। पहले क्या था कि चीजें नियत अवधि तक रहती थी, कालिक रहती थी, मतलब अवधि तक रहती थी। जैसे कि टाइम है 10 से 5, अब क्या हो गया 24x7। आप कभी भी जो है इंटरनेट के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। पहले स्थानाबद्ध था, एक जगह के लिए फिक्स था कुछ चीजें, अब क्या है कि सर्वत्र है। आप बैठे बैठे यहाँ पे रेल मंत्री से शिकायत कर सकते हैं, सीएम पोर्टल पे शिकायत कर सकते हैं। पहले संबंध सीमित हुआ करते थे, अब संबंध क्या हो गया, असीमित हो गए, जैसे कि ट्विटर हो गया, ठीक है। उसके बाद जैसे कठोर संबंध होते थे पहले, अब लचीले हो गए। अब इनफॉर्मल बातें भी हो जाती हैं, जैसे कि किसी ने प्राइम मिनिस्टर से कुछ कहा कि वो अच्छा लग रहा है, उन्होंने उनको गिफ्ट किया, या सीएम को कहा। ऐसा कुछ चीजें अब बहुत हो रहा है। तो ओवरऑल क्या है कि ई गवर्नेंस जो है ये ऑल ओवर वर्ल्ड में तो इफेक्ट पड़ा ही है, उसके साथ साथ जो डेवलपिंग कंट्री उसमें बहुत तेजी से चल रहा है। पहले गोपनीय चीजें ज्यादा होती थी, पहले लालफीता शाही थी, रेड टैपिज्म था। अब क्या हो रहा है, चीजों में पारदर्शिता आ रही है। पहले ये नहीं था कि कल आएगा, कि पहले ये था, सॉरी, कि कल आएगा परसों आएगा। आप किसी ऑफिस गए, आपने वहां कोई चीज कहा तो कहेंगे कल आया था, परसों आएगा, फिर आइएगा। अब क्या है कि अब आपको पता है, आपने आपने जो है अपने इंटरनेट से संपर्क किया, वहां पे ऐसा कुछ है, वो आपको बता देगा कि हाँ आ चुका है या नहीं आया है, ठीक है। तो ये कई सारे चेंजेस आए हैं। अगर मैं बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को टैकल करना, तो ऐसे टैकल आप कर सकते हैं कि जैसे क्वेश्चन जो है इसमें इसी तरह का आएगा कि ई गवर्नेंस से आप क्या समझते हैं, उसकी सीमाएं, लाभ, मूल्यांकन, ठीक है, या उसके कैसे बढ़िया किया जा सकता है। ई गवर्नेंस की हानियां नहीं है, ई गवर्नेंस की या तो हम कमियां बोलेंगे या सीमाएं बोलेंगे, ठीक है, कि उसमें जैसे चुनौती, क्या क्या चुनौती आ रही है उसको फेस करने में। तो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, तो सिंपल सा है कि ई गवर्नेंस का अर्थ है किसी देश के नागरिकों को सरकारी सूचना एवं सेवाएं प्रदान करने के लिए संचार, ठीक है, एवं सूचना प्रौद्योगिकी का समन्वित प्रयोग करना। तो आप यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ये किसकी बात कर रहा है, संचार की और सूचना प्रौद्योगिकी। इसी के माध्यम से जो है सरकार किसी से भी संपर्क स्थापित करती है, जैसे कि नागरिकों से, बिजनेसमैन से, सरकार, अन्य सरकारों से, राज्य से। उसके बाद ग्लोबलाइज्ड भी, जैसे आजकल कई सारी वर्चुअल मीटिंग होती हैं। तो ये सब ई गवर्नेंस जो है, डिजिटल चीजें जो आ रही हैं उसका यूज कर रहे हैं सरकार। इसके लिए आप एक मैप का यूज, डायग्राम का यूज कर सकते हैं। जैसे ये ई शासन पे हो गया, बेहतर सुरक्षा, ठीक है, सरल व दक्ष, सिंपल एंड एफिशिएंसी, जो काफी एफिशिएंट हो, ठीक है। उसका पारदर्शिता व उत्तरदायित्वता, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी, आसान मेंटेनेंस, इजी मेंटेनेंस, त्वरित एक्सेस यानी कि इंस्टेंट एक्सेस, शासन की पहुंच का विस्तार, ठीक है, नागरिकों को बेहतर सेवा, लागत प्रभावी। तो आप देखेंगे बेहतर सुरक्षा कैसे प्रदान कर रहा है, जैसे कि मान लीजिए कि ई एफ आई आर है, या आपकी 24/7 ऐसी कोई सुविधाएं हैं एम्बुलेंस की या शिकायत निवारण पोर्टल की, कि जहां आप तुरंत शिकायत कर सकते हो, त्वरित कार्रवाई हो सकती है, ठीक है। ये जो चीजें हैं ये आप हर जगह यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए जब डिजिटलाइजेशन पे क्वेश्चन आएगा तो वहां इसके फायदे बता सकते हैं, ठीक है। तो ई गवर्नेंस के जो भी चीजें हैं इसको ले सकते हैं। इधर का उधर का सब ओवरलैप्ड है, आप किसको कहाँ यूज कर सकते हैं वो आप जाने। ई शासन है तो आरटीआई में, आरटीआई इसके में लिख सकते हैं। जब ई शासन पे लिखे तो आरटीआई शब्द को इंगित कर सकते हैं, जब आरटीआई लिखे तो ई गवर्नेंस को लिख सकते हैं, और अच्छा इफेक्ट पड़ेगा इससे।
उसके बाद देखिए पारदर्शिता और उत्तरदायित्व। पहले क्या था कि आप किसी विभाग के बारे में जानकारी लेना चाहें तो नहीं मिल सकती थी। अब लेकिन क्या होता है, पोर्टल हो जा कई सारे पोर्टल हैं जिसमें आप उस साइट पे जाकर के सरकार के बारे में जान सकते हैं कि क्या चीज़ें हैं। जैसे कि यूपीपीएससी आयोग है अभी, तो उसने नई-नई पहल स्टार्ट की है कि 15 दिन पहले बता देगा कि कौन-सा एग्ज़ाम आने वाला है ना? तो कुछ न कुछ पहले स्टार्ट हो रही, तो कैसे स्टार्ट हो रही? इसी से, आईसीटी के माध्यम से। उसके बाद आसान मेंटेनेंस, कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उनको आप मेंटेन करते हो तो चीज़ें सही रहती हैं, हार्डवेयर्स होते हैं उनके हिसाब से। त्वरित एक्सेस है, ऐसा नहीं है कि पहले जो अधिकारियों की मीटिंग होती थी तो सपोज़ मान लीजिए कोई बलिया में रह रहा है, कोई गाज़ियाबाद में रह रहा है और उसे लखनऊ आता आना होता था। अब क्या हो रहा है कि अब हर हफ्ते वर्चुअल मीटिंग चल रही है। सचिव साहब यहाँ से मीटिंग ले रहे हैं, मुख्यमंत्री कभी-कभी ले रहे हैं, कभी मुख्य सचिव ले रहे हैं, सारे डीएम जो हैं हर जगह-जगह के। तो ये चीज़ों की त्वरित और एक्सेस हो गया है। फिर शासन, और ये देखिए बहुत ज़्यादा ओवरलैप है, जब भी आप ये ई गवर्नेंस करेंगे और जब भी आप ये डिजिटलाइजेशन से संबंधित कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो काफ़ी ओवरलैप्ड है। तो ये फ़ायदा करेगा आपको चीज़ें समझने में। शासन की पहुँच की विस्तार, ठीक है? पहुँच का विस्तार। तो ये भी चीज़ हो गया, प्रशासन आज आपके द्वार हो चुका है, टैगलाइन है। और उसके बाद देखेंगे डिसेंट्रलाइज़ चीज़ें हो रही हैं। पहले चीज़ें ऊपर से होकर आती थी, अब लेकिन आप अपनी बात आराम से कह सकते हो और सरकार भी आप तक आराम से पहुँच सकती है। जैसे मैसेज आते होंगे आपके मोबाइल पे, कभी बीएसएनएल के, कभी जो उत्तर प्रदेश बिजली कॉर्पोरेशन है उनके। और मैं भी आपको ये बताऊँगा कि कैसे इसको, जब ये यूपी स्पेशल में पूछा जाएगा, मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि पूछ किस में रहा है। अगर पेपर 5 में पूछ रहा है, तो उस हिसाब से टैकल करिएगा। पेपर 2 में पूछ रहा है तो उस हिसाब से टैकल, बेसिक चीज़ यही है। पेपर 5 में बस ये है कि उत्तर प्रदेश की स्कीम बतानी होगी, उत्तर प्रदेश का नाम लेके बताना होगा। अब चूँकि देखिए सबसे बड़ी अच्छी बात ये है कि इस चीज़ के लिखने में कि जो, अगर उत्तर प्रदेश पिछड़ा है, तो भारत भी पिछड़ा है। क्योंकि इतनी ज़्यादा इसमें जनसंख्या है, क्षेत्र में भी ये चौथे नंबर पे आता है, क्षेत्रफल पे भी। भारत पिछड़ा है इसलिए उत्तर प्रदेश भी पिछड़ा है। तो बहुत सारी चीज़ें ओवरलैप्ड हो रही है। आप यहाँ बता सकते हैं जैसे कि उत्तर प्रदेश में क्या है, डिजिटल साक्षरता की कमी है, भारत में भी डिजिटल साक्षरता की कमी है कि नहीं है? उत्तर प्रदेश में क्या है कि डिजिटल डिवाइडेड है, यानी कि डिजिटल अंतराल है, जैसे कि ग्रामीण और शहरी के बीच। ग्रामीण लोगों को इंटरनेट का कम ज्ञान है, शहरी लोग को अपेक्षाकृत थोड़ा अधिक पता है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं के पास इंटरनेट की सुविधा कम है। कुछ सामान्य जाति की अपेक्षा देखेंगे तो जो जनजाति क्षेत्र में रह रहे हैं, बहुल दूर इलाकों में, सुदूर इलाकों में, उनके पास जो है इंटरनेट की कमी है। ठीक है? तो जैसे सुदूर इलाका हमने पेपर 2 में यूज़ कर दिया, यहाँ हमने बाकी चीज़ें यूज़ कर ली। तो ये सब चीज़ें आपको इसी तरह से टैकल करना पड़ेगा और बहुत ही ईज़ी रहेगा ये चीज़। पहले जो ऑप्शनल का बर्डन था वो अब नहीं रहेगा, अब ये ज़्यादा ईज़ी है। ठीक है? इसका उद्देश्य देखिए क्या है, ई-गवर्नेंस के उद्देश्य क्या है? पहला उद्देश्य है कि नागरिकों को सरकारी कार्यों के संपर्क में लाना एवं कार्य और जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना। ठीक है? नागरिक जो हैं ऐसी पहल स्टार्ट करना कि नागरिकों को सरकार के संपर्क में लाया जाए और उसके बाद उनकी गुणवत्ता में सुधार लाया जाए। क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों का ध्यान रखा जाए। व्यापारियों को सरकार से जोड़ना, जैसे कई सारे हैं, जैसे ई मंडी है, ई नाम है, आगे देखेंगे अभी। कर्मचारियों को सीधे सरकार से जोड़ना, सभी राज्य व केंद्र सरकार को आपस में जोड़ना। अब देखिए ये जब भी लिखा कर कहीं न कहीं दिमाग लगाया करिए, मतलब खुले रखिए एकदम दिमाग। जैसे ये सेंटर स्टेट रिलेशन में भी लिख सकते हैं, ठीक है? जब संघवाद पे आएगा क्वेश्चन, ठीक है? तो इसको भी ध्यान रख सकते हैं यहाँ से। फिर क्या है, लोगों को डिजिटल बनाना, भ्रष्टाचार खत्म करना। भ्रष्टाचार में भी देखिए, भ्रष्टाचार में जैसे हमने ई गवर्नेंस में भ्रष्टाचार लिखा, तो वैसे ही भ्रष्टाचार में हम ई गवर्नेंस के बारे में भी लिख सकते हैं। हम आरटीआई के बारे में लिख सकते हैं, हम डिजिटल चीज़ों के बारे में लिख सकते हैं कि कैसे सीसीटीवी लगा दिया जाए, कैसे कैमरा यूज़ किया जाए, कैसे बायोमेट्रिक टेस्ट हो, ठीक है? बायोमेट्रिक चेक हो। तो ये ध्यान रखो, ये एक दूसरे से लिंकड है, कुछ पेपर 1, 2, 3, 4 नहीं है, सब एक दूसरे से लिंकेज है, सब एक दूसरे से लिंकेज है। और ऐसे ही करेंगे तभी बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा और तुरंत ही सिलेक्शन होने की कगार पे रहेंगे। बस दिमाग खोल के करना है, जो भी करना है। ई गवर्नेंस के मॉडल क्या है? ठीक है, देखिए सिलेबस में है, जो अभी था मैंने उसमें अनुप्रयोग जो था उसी को मॉडल बोलते हैं इंग्लिश में, तो कन्फ्यूज़ मत होइएगा। तो यहाँ हम देख लेते हैं 4 मॉडल हैं। पहला है गवर्नमेंट टू सिटीज़नशिप, ठीक है? सिटीज़न, नागरिक सॉरी। दूसरा है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। तीसरा है आपका गवर्नमेंट टू बिज़नेसमैन। चौथा है गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयी।
ठीक है। अब यहाँ हम पहला देखते हैं गवर्नमेंट टू नागरिक। अगर हम बात करें तो पहला जो गवर्नमेंट टू नागरिक है आपका, तो इसमें क्या है कि जैसे इसमें सरकार तथा नागरिकों के मध्य जो है संबंध सुदृढ़ करता है। ये जो G2C मॉडल है ये गवर्नमेंट और नागरिकों के मध्य जो है संबंध को मजबूत करता है। तो ये जो इसकी चीजें इसमें क्या क्या आ सकता है, जैसे कि मान लीजिए मैंने बताया था क्या क्या हो गया, जैसे जैसे प्रशासन आपके द्वार, है ना। ये अच्छी लाइन है, आप इसको यूज कर सकते हैं। प्रशासन आपके द्वार हो गया, सदैव आपके साथ हो गया, सदैव आपके साथ कैसे 24/7 जो सुविधा है इसके थ्रू। और क्या कह सकते हैं, तीव्र और प्रभावी प्रशासन। इसके अलावा क्या है, देखिए ऑनलाइन बिल है, जैसे हाउस का, टेलीफोन का, कोई भी बिल है वो आप जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन है, जैसे आपको कोई भर्ती प्रक्रिया है, जैसे यूपीपीएससी का ही है, आपको फॉर्म भरना है तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, पेपर की जरूरत नहीं है, बस इंटरनेट की जरूरत है और उस टूल्स की जरूरत है जिस टूल्स के माध्यम से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फिर भूमि संबंधी रिकॉर्ड, इसके लिए क्या है, उत्तर प्रदेश का देखिए ये अच्छा, ये इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। यूपी भू लेख पोर्टल, ठीक है, यही सब यूज करना है, नंबर यही दिलाता है। जितने एग्जाम्पल देते रहेंगे करंट के साथ वही नंबर आपको दिलाएगा, तो ये आप ध्यान रखिएगा। एक सेकेंड जरा, कहाँ गया यार, कोई अच्छा कलर दिखे, इससे लाइट ठीक है। हम्म शिकायतों का ऑनलाइन निपटारा है, तो देखिए क्या है, ई एफ आई आर हो गया, ठीक। किसी भी समय कहीं से भी आप अपना, कोई महिला है तो अपना नाम गोपनीय रख करके कहीं दूर से वो अपना कर सकती हैं कि, यानी कि जैसे कई लोग को लगता है कि पुलिस स्टेशन उनके घर के पास है या कोई देख न ले, तो उसके लिए ई एफ आई आर है। वो अपनी समस्याओं को जो है वहाँ यहाँ से ही सुना सकती हैं। उसके बाद देखेंगे कि किसी प्रकार की ऑनलाइन सूचना, जैसे मान लीजिए सरकार को अगर ऑनलाइन सूचना देनी है, जैसे नोटबंदी की सूचना थी, तो विभिन्न सारे प्लेटफॉर्म का यूज किया गया, उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जनता तक पहुंचा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स जो है इन सबको जरूर ध्यान रखिएगा, ये यही सब मार्क्स दिलाएगा आपको। दूसरा हम देख लेते हैं गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, यानी सरकार का सरकार के मध्य संबंध। कौन सी सरकार, जैसे कि मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट और आपका स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो इनके मध्य संबंध जो है वो, ये मॉडल जो है इसके थ्रू होता है। जैसे सरकारी दस्तावेजों का आदान प्रदान, जैसे कोई डॉक्यूमेंट्स है, नीति आयोग ने जो है वो सेंड किया किसी स्टेट को, ठीक है, दस्तावेजों का भंडार और स्टोरेज उसका करना, कार्यों में सरलता और पारदर्शिता, वित्तीय तथा बजट संबंधी कार्य, इसमें भी जो है गवर्नमेंट ई गवर्नेंस का यूज होता है। तीसरा पॉइंट अगर हम देखें तो आपका गवर्नमेंट टू बिजनेसमैन है, ठीक है। तो गवर्नमेंट टू बिजनेसमैन को अगर हम देखें तो कर की उगाही हो गया, जैसे पेटेंट स्वीकृति हो गया, अस्वीकृति हो गया, तो ये चीजें आपके उसमें आ जाता है गवर्नमेंट टू बिजनेसमैन में। इसके अलावा क्या है, जैसे ई टैक्सेशन कैसे होता है, जीएसटी, जीएसटी ऑनलाइन आप फिल कर सकते हैं। ई नाम हो गया, ई मंडी हो गया, ठीक है, कॉर्पोरेट शासन बढ़ावा हो गया, लाल फीता स्याही से मुक्ति हो गई, ठीक है। इसके अलावा भी और आप सोच सकते हैं क्या क्या हो सकता है, जैसे कि ईज डूइंग बिजनेस, ठीक है, बिजनेस करना आसान रहेगा। सिंगल विंडो क्लियरेंस, ठीक है, सिंगल विंडो क्लियरेंस हो गया। और क्या हो गया, कोटा राज, लाइसेंस राज, परमिट राज, इन सब से मुक्ति। तो ये सब चीजें ई गवर्नेंस के आने से इन सब चीजों का फायदा हुआ है। तो ये चीजें ध्यान रखिए, ये एग्जाम्पल्स बहुत काम के होते हैं, ये सब, ये जितने भी हैं मार्क्स यही दिलाता है, क्योंकि जेनरिक पॉइंट तो सभी लिख लेता है। अभी मैं आपको जेनरिक पॉइंट का तरीका एक बता दूंगा कि आप, कुछ जेनरिक पॉइंट आपका खत्म ही नहीं होगा। गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज, ठीक है, सरकार से एम्प्लॉय की ओर से है। तो इसमें क्या है, सरकार तथा कर्मचारियों के मध्य संबंध, सुदृढ़ संबंध स्थापित करना, ये तो इसमें क्या होगा, जैसे कि आंकड़े या रिकॉर्ड जमा करना, शिकायत या संतुष्टि व्यक्त करना, जैसे कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए सी बॉक्स है, सूचना प्रदान करना, ऑनलाइन सैलरी पेमेंट होना, फीडबैक सिस्टम होना, जैसे मॉनिटरिंग होना, बायोमेट्रिक चीजों का होना। तो ये चीजें आपकी गवर्नमेंट का एम्प्लॉय के लिए है। इसके अलावा भी आप देखेंगे तो बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, जैसे कि इससे आपका ई ट्रेनिंग, जैसे अगर मान ले ई ट्रेनिंग, ठीक है, तो मिशन कर्मयोगी सुना होगा ना, मिशन कर्मयोगी सुना होगा, ये क्या है, ये एक ऑनलाइन प्रशिक्षण है सिविल सेवकों के लिए,
ठीक है, ई रिक्रूटमेंटशिप है, ई सैलरी है, ई पेंशन है, ई निगरानी है जिसमें कि बायोमेट्रिक है, अटेंडेंस है, सीसीटीवी है, ई ट्रेनिंग जो मैंने बता ही दिया। ठीक है, तो इससे भी क्या हो जाता है, इससे आपका क्या हो जाएगा, इससे निगरानी प्रभावी होगी। ठीक है, यानी कि मॉनिटरिंग जो है वो एक तरह से प्रभावी हो जाएगी, जवाबदेही बढ़ेगी, अकाउंटेबिलिटी आपकी बढ़ेगी। ठीक है, फीडबैक सिस्टम मजबूत होगा। ठीक है, प्रबंधन आसान होगा, और कर्मचारियों को जो समस्या है उसका मार्गदर्शन होगा, एक नोटरी जारी होगी, उसके थ्रू आपको काम करना होगा। फिर ये आपका हो गया, जैसे कि इस पे हम बाद पे चलेंगे, अभी हम आते हैं मूल्यांकन करते हैं कि ई गवर्नेंस का मूल्यांकन क्या है। तो मूल्यांकन आप ऐसे ही दिखाइएगा, एग्जाम में पूछे। ठीक है, और वैसे ये एक पेज का ही है, अब चूंकि मुझे आप लोग को समझाना था इसलिए 1.5 पेज हो जाता है। तो मूल्यांकन की अगर हम बात करें गवर्नेंस के मूल्यांकन की, तो व्यावहारिक, ठीक है, वही G2G, G2B, G2C, G2E, ये लिखिएगा। एक क्वेश्चन में एक ही बार आएगा, या तो अनुप्रयोग यानी कि मॉडल पूछेगा, या तो मूल्यांकन पूछेगा, या संभाव्यता पूछेगा, प्रयोग पूछेगा, उसके अलावा नहीं कुछ पूछेगा। 10 चीजें एक साथ नहीं पूछ लेगा, तो उधर का भी इधर यूज करिएगा। प्रशासन में गतिशीलता, ये इसकी लाभ है, जैसे जैसे कि आपका हो गया ई रेल, ई टिकट। ठीक है, आप ऑनलाइन जो है टिकट ले सकते हैं, ई पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है, प्रशासन आपके द्वार हुआ है। ठीक है, इसके माध्यम से। उसके बाद क्या है, प्रशासन सदैव आपके साथ, जो मैंने बताया है। तो ऊपर की जो चीजें उसको यहाँ यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक साथ जो है इतने क्वेश्चन नहीं पूछेगा लपेट के, या तो वो पूछेगा या ये पूछेगा। जब वो पूछे तो यहाँ से वहां उठा के लिख लीजिए, जब वो पूछे तो यहाँ लिख लीजिए, यही करना है। ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, जैसे ई आरटीआई बताया था, समय और श्रम की बचत। एक क्लिक किया, वन क्लिक किया, और आपकी सूचना वहां पहुंच गई, या आपको जिस साइट पे जाना था, आपको जो जानकारी चाहिए थी वो जानकारी आपको वन क्लिक पे मिल जाएगी। लाल फीता शाही में कमी है, जो रेड टैपिस्ट था पहले ब्यूरोक्रेट्स का, उसमें बदलाव आया है। अब आपको इतना कहावत जैसे चप्पल घिसने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप वन क्लिक पे अपने काम कर लेंगे। सेवा व दक्षता में वृद्धि हुई है, क्योंकि अब उनकी मॉनिटरिंग हो रही है। उनकी शिकायतें, जो आपके गवर्नमेंट ऑफिसर या गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उनकी शिकायतें त्वरित की जा सकती है। सरल व लागत प्रभावी है। लागत प्रभावी मतलब होता है कॉस्ट इफेक्टिव, यानी कि थोड़ा सस्ता है। भारत विकसित देश की ओर अग्रसर हो रहा है, ई गवर्नेंस बढ़ रहा है, भारत विकसित देश की ओर अग्रसर हो रहा है। अब ट्रेडिशनल परंपरागत कार्यों की तरह नहीं चल रहा है, फास्ट बढ़ रहा है भारत भी। वैश्विक नागरिक की ओर भी अग्रसर हो रहा है, जैसे थिंक ग्लोबल एक्ट लोकल। अगर इसकी हम कमियां बताएं, तो कमियां ये हो सकती हैं, जैसे स्थानीय भाषा में ना होना। इसके लिए एक अभी करंट अफेयर आप पढ़े होंगे, तो अभी फरवरी वरी में कोई एक आया था जहाँ पे 4 भाषा थी, जिसमें मिक्री लैंग्वेज भी था, और आपका सोडी ओडी सब कुछ था समथिंग। मतलब वहां पे ये था कि यहाँ पे अब इंटरनेट जो है उनकी स्थानीय भाषा में लाया जा रहा। तो ऐसा कोई पॉइंट मिले तो उसको लिखिएगा जरूर एग्जाम्पल में। जैसे गैर स्थानीय भाषा में, ज्यादातर आप देखेंगे कि जो इंटरनेट है वो इंग्लिश लैंग्वेज में है। तो डिजिटल साक्षरता तो बाद में आएगी, पहले साक्षर तो हो आदमी, थोड़ी इंग्लिश तो जाने और हिंदी भी जाने। हमारे तो मतलब एक आमतौर पे साक्षर को मानना इंग्लिश मान लिया जाता है, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ, लेकिन ये करे। दूसरी चीज क्या है कि निम्न डिजिटल साक्षरता, एनएसएसओ। देखिए ये सब रिपोर्ट आप टारगेट करेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। एनएसएसओ यानी कि होता है नेशनल सैंपल सर्वे। रिपोर्ट के अनुसार 27% परिवार जहां किसी एक सदस्य के पास नेट है, 27% परिवार ऐसे हैं उनके परिवार में जो एक सदस्य है उसके पास खाली इंटरनेट है। डिजिटल डिवाइडेड, ये अलग से भी क्वेश्चन बनता है कि डिजिटल अंतराल क्या है, तो इसका मतलब यहीं पे एक लाइन में समझ लीजिए। डिजिटल अंतराल का मतलब जैसे इस तरह से समझिए, जैसे ग्रामीण और शहर के बीच। शहर के लोग इंटरनेट ज्यादा यूज करते हैं, उनको अधिक ज्ञान है, ठीक है, कंपैरेटिवली ग्रामीण क्षेत्रों में उतना नहीं है, ना ही वहाँ पे ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है कि जियो फाइबर जा रहा हो, या कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो। सेम चीज पुरुष और महिला में है। महिलाओं की जो एजुकेशन है, डिजिटल लिटरेसी है, वो और कम है। अगर मैं रिपोर्ट बताऊं तो जो एक रिपोर्ट आई थी वो 2016 की रिपोर्ट थी, हालांकि उसके बाद में आई, तो करीब उस समय तक 10% यूज कर रहे थे। अब ये रिपोर्ट इसलिए मायने नहीं रखती क्योंकि अब बहुत कुछ बदल गया है 2016 से लेकर अब तक।
उसके बाद ये देखेंगे कि एसटी व पिछड़े समाज में, ठीक है, या एससी एसटी पिछड़े समाज में, तो डिजिटल लिटरेसी जो है या डिवाइडेंड जो है वो कहीं ना कहीं उन लोगों में कम है जो ऑलरेडी पहले से पिछड़े हुए हैं। फिर कार्यान्वयन, परिचालन व रखरखाव, ठीक है। अब ये इंग्लिश में बड़ा टफ लग रहा है। कार्यान्वयन तो मान लीजिए करने में, परिचालन क्या होता है, ऑपरेटिंग, रखरखाव क्या होता है, मेंटेनेंस, ठीक है। तो उस पर जो है वो अत्यधिक व्यय होता है इन चीजों का। आपका बेरोजगारी में वृद्धि, जब चीजें मशीनीकृत हो जाएंगी और एक व्यक्ति 10 व्यक्ति की जगह एक कंप्यूटर काम करने लग जाएगा तो बेरोजगारी में वृद्धि होगी। साथ ही साथ अपने यहाँ क्या है कि अपने यहाँ जो है लोगों में स्किल नहीं है, डिजिटल एजुकेशन नहीं है, तो ऑलरेडी वो बेरोजगार हो जाते हैं। और हम लोग का सिलेबस भी ऐसा ही है कि हम अगर पीसीएस और आईएएस में ना हो पाए तो हम अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था कहाँ लागू करें, किस ऑफिस में लागू करें, यूजलेस है। हम किसी कंपनी में जाएंगे तो हमें जॉब नहीं मिलेगी क्योंकि वहां चाहिए प्रबंधन या चाहिए कोई इंजीनियरिंग तकनीक, कम्युनिकेशन तकनीक, इस तरह की तकनीक चाहिए। वहां हमें भूकंप क्यों आया, कैसे आया, और इस व्यवस्था का भी मतलब नहीं है वो, ठीक है। तो शिक्षा जो है वो रोजगार परक होनी चाहिए। इसीलिए कई सारी जो भाषाएं हैं जैसे संस्कृत हो गई, वो सिर्फ वोट मांगने के काम आ रही है, दिखाने के काम आ रही है, उसका यूज नहीं है, नौकरी नहीं मिल रही है, टीचिंग जॉब के अलावा और कहीं जल्दी नौकरी नहीं है। हिंदी का भी आप अब उतना यूज नहीं रहा, तो ये चीज गलत है, होना चाहिए। खैर, तो हम लोग ये देख रहे थे कि प्रशासन प्रबंधन की कला में चुनौती, ठीक है। उसके बाद क्या है, साइबर क्राइम है, जैसे कई ये चीज पॉइंट आपको अच्छा बता देते हैं। प्रशासन प्रबंधन की कला में चुनौती, मतलब ये एक तरह से होता है जब कोई आदमी किसी चीज का मैनेजमेंट करता है तो अपनी आर्ट का यूज करता है, आर्ट स्किल का। मान लो अगर कहीं एक रिपोर्ट आती है कि फलाने जगह आग लग गई, कंप्यूटराइज आ गई, एल्गोरिथम उसका लगा हुआ है, वो उसको फीडबैक दे रहा है, ठीक है। लेकिन जिस तरह से वो उसको कर रहा है उसके लिए भी तो एक आदमी चाहिए ना, और प्रशासन चलाना भी तो एक कला है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ डिजिटल के माध्यम से हम चीजों पे रोक लगा दें। वो सहायक हो सकता है, जैसे कैमरे के माध्यम से आप निगरानी कर सकते हो, लेकिन उस निगरानी को देखने के लिए भी तो कोई होना चाहिए ना। कर तो हम इंसानों के लिए कर रहे हैं ना, कि उनके लिए हम अपना यूज कर रहे हैं। साइबर क्राइम जैसे कि, अच्छा देखिए, ये बार बार मैं देख रहा हूँ ये सारे पॉइंट ऑथेंटिक हैं, लेकिन इतना मिक्सअप है आपका गवर्नेंस और डिजिटल कि आप अंतर करना बड़ा मुश्किल होगा आपको। इसलिए मत सोचिए ये कहाँ से आ गया। तो साइबर क्राइम जैसे कई तरह के साइबर क्राइम है, जैसे कि जेएनपीटी में अभी जो था वहाँ की जो पोर्ट था जेएनपीटी, वहाँ पे बत्ती उत्ती शायद कुछ चली गई थी, आपका मॉलवेयर हैकर हो गया, ठीक है, मॉलवेयर हैकर हो गए। या जैसे साइबर क्राइम सोशल नेटवर्क से किसी महिला की अस्मिता से छेड़छाड़ हो गया, तो विभिन्न तरह के साइबर क्राइम्स जो है वो हो रहे हैं। फिर है मानव संसाधन की कमी। कैसी मानव संसाधन, ऐसा नहीं है कि 24 करोड़ पॉपुलेशन है, कहाँ कमी है। भाई वैसे पॉपुलेशन की कमी है ना जो डिजिटलाइज नॉलेज जानता हो, जिसके पास डिजिटल साक्षरता हो, ठीक है। उसके बाद हम आ जाएंगे ऊपर वाले पॉइंट में, ई गवर्नेंस की उपलब्धियां और सरकारी प्रयास। अब देखो ये जो है ये हो गया पेपर 5, ये हो गया पेपर 2, समझ गए। बस इतनी, बाकी भारत और उत्तर प्रदेश में कुछ अंतर नहीं है, तो बस इतना ही, इसके अलावा कुछ नहीं। तो देखते हैं केंद्र सरकार के पहले स्कीम देख लेते हैं कि सरकार ई गवर्नेंस की क्या उपलब्धियां रही हैं, सरकारी प्रयास रहे हैं। तो पहला है जैसे कि मान लीजिए मेरी सरकार, माई गवर्नमेंट, ठीक है। और सबसे पहले अगर देखा जाए तो ये था राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना, शायद 86 में आया था। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना होगा, एसडीसी हो गया, और SWAN हो गया, कॉमन सर्विस सेंटर हो गया, नेशनल सर्विस डिजाइन हो गया, ठीक है, MSDG हो गया, मोबाइल गवर्नेंस हो गया। उसके बाद डिजिटा जेनेसिस, ये करंट है, 2022 का था डिजिटा जेनेसिस, ठीक है। फिर क्या हो गया, माई गवर्नमेंट, पीएम इंडिया, लोक शिकायत पोर्टल, नागरिक चार्टर, ई गवर्नेंस पोर्टल, भारत नेट, पीएम डिजिटल साक्षरता मिशन। जब हम वहां बात कर रहे थे ना कि डिजिटल साक्षरता लोगों में कमी है, तो उसके नीचे एक टैग लगा के लिखा जा सकता है पीएम डिजिटल साक्षरता योजना, ठीक है। मिशन कर्मयोगी जो मैंने बताया था, सिविल सेवकों का ऑनलाइन प्रशिक्षण है, ये अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है गवर्नेंस में, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बहुत है ये, और ये यूज होगा ही होगा गवर्नेंस में। अगर कोई ब्यूरोक्रेट्स का क्वेश्चन आता है तो इसको जरूर यूज कीजिएगा, बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे इससे।
और उत्तर प्रदेश के सरकार का योजना देखें तो उत्तर प्रदेश फ्री टैबलेट स्मार्टफोन योजना, ठीक है, ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए, डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए। जब डिजिटल साक्षरता आएगी तभी तो वो ई गवर्नेंस को यूज कर पाएंगे सरकार, तभी तो नागरिक तक पहुंच पाएगी और तभी तो नागरिक सरकार तक पहुंच पाएगी। दोनों में अंतःक्रिया तो तभी हो पाएगी ना, जब दोनों के पास कम्युनिकेशन स्किल हो डिजिटलाइज का, डिजिटल का। जन सुनवाई पोर्टल, यूपी एंटी करप्शन पोर्टल, शिकायत पंजीकरण प्रणाली। आपको अगर किसी विभाग में किसी कर्मचारी की शिकायत करनी है या कैसी शिकायत करनी है तो आप कार्रवाई कर सकते हैं। और उसके बाद है अभ्युदय योजना, विभिन्न विभागीय कार्यालयों का डिजिटलीकरण करना। हर गांव डिजिटल योजना, ये पेपर 2 में भी यूज होगा, बहुत अच्छा पॉइंट है। हर गांव डिजिटल योजना, पंचायत भवनों को डिजिटल करना। जितने भी गांव हैं वहां पे पंचायत भवनों को डिजिटलाइज किया जाएगा, उनके भूलेख का जो भूलेख है उनका रिकॉर्ड किया जाएगा, वहां पे जो चीजें हो रही हैं उन सबको डिजिटलाइज रिकॉर्ड किया जाएगा। ये पेपर 2 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिखिएगा जरूर, ये यूज करेगा, फायदा मिलेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने देख लिया, मॉडल देख लिया, ई गवर्नेंस देख लिया, उसके लिए एक ये बना दिया। फिर हम लोगों ने देख लिया ई गवर्नेंस के मॉडल क्या है। फिर हमने देखा कि ई गवर्नेंस की उपलब्धियां क्या, सरकारी प्रयास क्या है, मूल्यांकन कर दिया भैया, लाभ कमियां बता दी। अब उसमें हम देखते हैं कि संभाव्यता क्या है। सिलेबस में ये दे रखा था तो चलो इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। होता कुछ नहीं है, बेसिकली एक तरह का लाभ है ये, ठीक है, संभावनाएं जो है एक तरह की लाभ ही है वो, लेकिन अब दे रखा है तो मैंने अलग से दे रखा है, कंफ्यूज ना हो। इंग्लिश में इसमें बोलते हैं पोटेंशियल। ठीक है, तो क्या है, तीव्र है, सुविधाजनक है एवं लागत प्रभावी सेवा वितरण है। वही चीज जो बताया था, जो शुरू में डायग्राम बना था, वही चीज है। ठीक है, शासन का प्रसारित विस्तार है, प्रशासन आपके द्वार है। ठीक, सूचना के माध्यम से लोगों को सशक्तिकरण है, आप ई आरटीआई दाखिल करिए, सूचना को पाइए। व्यापार तथा उद्योगों के साथ इंटरफेस में सुधार है, ई मंडी, ई नाम हो गया है। ठीक है, ई मंडी, ई नाम। पारदर्शिता, उत्तरदायित्व तथा भ्रष्टाचार की कमी। जब ये क्वेश्चन आए तो ये लिख देना, ये पूछा जाए तो ये लिख देना। यही है इंटरलिंकिंग, एक दूसरे से अंतःक्रिया जो है करते रहो। उसके बाद हम आ जाते हैं, इसकी जो समस्याएं हैं, जो कमियां हैं, उसको समाधान कैसे दे सकते हैं, उसको सुझाव कैसे दे सकते हैं। तो सपोज कि पहले तो हम इस तरह से एक डायग्राम थ्रू कर लेते हैं। आई होप दिख रहा होगा आपको। हम्म, जैसे कि जो हमने कमी देखी थी कि वो ज़्यादातर इंग्लिश में होता है, तो इसको लोकल लैंग्वेज में किया जाए। डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा जाए, उसके लिए कौन सी योजना है, प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता योजना। डिजिटल सुरक्षा प्रदान किया जाए, ठीक है, जो सोशल क्या बोलते हैं, सोशल नेटवर्किंग रेगुलेशन एक्ट है उसको ठीक किया जाए। जो साइबर क्राइम बढ़ रहा है उसको ठीक किया जाए। ठीक है, और ये कैसे होगा, ये सरकार द्वारा होगा प्लस लोगों की शिक्षा द्वारा होगा। फिर डिजिटल अंतराल को कम करना, जो ऊपर बताया था कि महिलाओं का, गांव वालों का और अन्य रिजर्व कैटेगरी वालों का जैसे कि कम है तो उसको बढ़ाना। ठीक, फिर क्या है, डिजिटल स्किल का विकास करना, इससे क्या होगा, रोजगार प्राप्त होगा। ठीक है, फिर हमने सेकंड एआरसी, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा मार्क्स दिलाएगा। सेकंड एआरसी एक रिपोर्ट हमने दे दी। भाई सेकंड एआरसी ने भी तो कहा है कि गवर्नेंस में क्या करना है, तो हमने बता दिया कि अनुकूल परिवेश का निर्माण। एक तो सेकंड एआरसी या इन सब की लैंग्वेज ऐसी होती है क्योंकि इंग्लिश में होते हैं, उसका ट्रांसलेशन होता है, बेसिकली ये सब इंग्लिश में होता है, ट्रांसलेशन उसका किया जाता है तो बड़ी टफ होती है, तो अच्छे मार्क्स भी दिलाती है। उस अकॉर्डिंग मैं ये भी कहूंगा कि टफ वो वर्ड्स होते हैं इसके। तो जैसा हो गया अनुकूल परिवेश का निर्माण, यानी कि एक अच्छे इकोसिस्टम का निर्माण। दूसरा है तकनीकी समाधान विकसित करना। फिर है निगरानी व मूल्यांकन, क्षमता निर्माण और जागरूकता सृजन। ये 4 पॉइंट हमने लिख दिए, हालांकि इनके होंगे बहुत 6-7 है, लेकिन कोई जरूरत नहीं, आप 2 ही लिख दे तो भी बहुत हो। और वैसे निष्कर्ष लिखने की आवश्यकता नहीं है अगर बहुत सारी चीजें पूछा है एक साथ, तो आप सुझाव, अगर नहीं पूछा है तो सुझाव को ही निष्कर्ष बना दीजिए, और अगर सुझाव पूछा है, जगह है, जरूरत है, तब निष्कर्ष करिए। निष्कर्ष करना है लेकिन निष्कर्ष के लिए सोचना है कि हम किसको बनाएं। कभी कभी आप सुझाव को भी निष्कर्ष बना सकते हैं। तो निष्कर्ष क्या है, ई शासन में समस्याएं नहीं हैं बल्कि इसके मार्ग में कुछ बाधाएं हैं, जिसे जागरूकता, सक्षमता, इच्छा शक्ति व मनोवृत्ति द्वारा दूर किया जा सकता है। न्यू इंडिया व विकसित भारत के निर्माण में ई शासन एक आधारभूत स्तंभ है। ठीक है, बस इतना करना है आपका। देखिए टॉपिक ई गवर्नेंस से रिलेटेड जो भी कुछ पूछेगा आपका खत्म, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा आपका
ये जितने भी इसके फंक्शन थे ये सब खत्म हो गया, ठीक है। पेपर 5 का भी एक टॉपिक खत्म हो गया है। और ये तो बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इसमें कोई उसमें प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। अच्छा, जिस किसी को भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना हो या आपको मटेरियल लेना हो मेंस का, तो आप टेलीग्राम कर सकते हैं, सेम चैनल के नाम पर ही है। और उसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन पे भी डाल दूंगा, ठीक है। और ये चीज एकदम चीप रहेगा, सो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है अगर आपको चाहिए तो। एंड आई थिंक बेस्ट होगा कि नहीं, ये आप डिसाइड करना। ओके, थैंक यू वेरी मच।